नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने भारत के लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान सांसदों का विश्लेषण 2023 रिपोर्ट जारी की। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने बिल्डिंग मटेरियल एंड द क्लाइमेट कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू फ्यूचर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। भारत ने श्रीलंका से तमिल लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को निभाने का आग्रह किया। पाकिस्तान से आए 108 प्रवासियों को गुजरात में नागरिकता प्रदान की गई। G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत ब्राजील ने अपना संयुक्त वक्तव्य जारी किया और सुरक्षित, समावेशी तथा संधारणीय भविष्य के लिए री ग्लोबलाइजेशन पर विचार किया जाएगा। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने भारत के लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान सांसदों का विश्लेषण 2023 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कुछ मुख्य बिंदु रखे गए हैं, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान सांसदों पर आपराधिक मामले हैं। अब विश्लेषण के मुताबिक 763 सांसदों में से 40% सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की। 25% सांसदों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होना स्वीकार किया है। ऐसे मामलों में हत्या, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि शामिल हैं। आपराधिक मामलों वाले सर्वाधिक सांसद केरल से हैं। इसके बाद बिहार और महाराष्ट्र का स्थान है। रिपोर्ट के मुताबिक आपराधिक मामलों वाले वर्तमान सांसदों की औसत संपत्ति गैर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संपत्ति की तुलना में ज्यादा है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपराध और राजनीति की, तो राजनीति का अपराधीकरण मतलब है देश की राजनीतिक प्रणालियों में अपराधियों, कानून का उल्लंघन करने वालों और भ्रष्ट व्यक्तियों के प्रवेश से है। राजनीति के अपराधीकरण के कई कारण हैं, जैसे कि राजनीतिक दलों और अपराधियों के बीच बढ़ता गठजोड़, मतदाताओं को लुभाने के लिए वोट खरीदने और मुफ्त उपहार देने की संस्कृति, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के जीतने की ज्यादा संभावना। और यही कारण है कि ज्यादातर पार्टियां भी इस तरीके के बाहुबलियों को टिकट देती हैं, क्योंकि उनके जीतने की संभावना ज्यादा होती है। वो धन, बल, मतलब साम दाम दंड भेद किसी न किसी तरीके से वोटर्स को अपने लिए वोट देने के लिए मजबूर कर देते हैं और इसीलिए वो जीत भी जाते हैं। लेकिन राजनीति के अपराधीकरण से काफी प्रभाव पड़ता है समाज पर। सबसे पहली बात ये होती है कि शासन व्यवस्था की गुणवत्ता में गिरावट आती है, क्योंकि शासन को कौन डील करेगा, शासन किसके अंडर चलेगा? ऐसे लोगों के अंडर चलेगा जो कि खुद अपराधी हैं, तो अब उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना कठिन हो जाता है। साथ ही लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा प्रभावित होती है, यानी कि ऐसे में जो ईमानदार लोक सेवक होते हैं, कहीं न कहीं उनको अपने मूल्यों के साथ समझौता करना पड़ता है। वो ना भी करना चाहें तो मजबूर किया जाता है, या फिर कई बार ट्रांसफर्स कर दिए जाते हैं, अलग तरीके के दबाव बनाए जाते हैं उनके ऊपर। तो इस तरीके से लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा प्रभावित होती है। राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णय लिए हैं। इन प्रमुख निर्णयों में शामिल है पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघवाद 2018। सभी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से पहले भारत के निर्वाचन आयोग के पास अपने आपराधिक रिकॉर्ड की घोषणा करनी होगी। इसके अलावा लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद 2013 की अगर हम बात करें, तो यदि किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध के लिए न्यूनतम 2 वर्ष के कारावास की सजा दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में सदन की उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगी। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने बिल्डिंग मटेरियल एंड द क्लाइमेट कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू फ्यूचर इस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में निर्माण सामग्री के विकार्बनीकरण पर सहयोग के लिए नवीन मॉडल विकसित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है। ये रिपोर्ट ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन के फ्रेमवर्क के तहत येल सेंटर फॉर इकोसिस्टम एंड आर्किटेक्चर के सहयोग से विकसित की गई है। निर्माण क्षेत्र के विकार्बनीकरण का मतलब है इस क्षेत्र से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना या हटाना। निर्माण क्षेत्र के विकार्बनीकरण की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ये कम से कम 37% वैश्विक उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। इस तरह ये ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र है। पेरिस समझौते के तहत ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने और 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एम्बेडेड कार्बन की मात्रा को कम करना जरूरी है। निर्माण क्षेत्र से जुड़ी सामग्रियों के विनिर्माण, परिवहन, इंस्टॉलेशन, रखरखाव और निपटान से होने वाले वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन
उत्सर्जन में एम्बेडेड कार्बन का हिस्सा 11% है। हालांकि निर्माण क्षेत्र यानी बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन के विकार्बनीकरण के समक्ष काफी चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे कि विनियमन और बाजार की मांग की चुनौती। इसमें निर्माण संबंधी विनिर्देशों, मानकों और संहिताओं पर कोई आम सहमति नहीं है। इसके अलावा सामग्रियों के टिकाऊपन और मजबूती तथा एम्बेडेड कार्बन पर इनके प्रभाव के संबंध में डेटा की कमी है। साथ ही किसी भवन में समय के साथ हुए भौतिक परिवर्तनों, रखरखाव और मरम्मत संबंधी डेटा के संग्रह और उनकी रिपोर्टिंग की कमी है। इसके लिए अवॉइड शिफ्ट इम्प्रूव तकनीक से बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के विकार्बनीकरण पर ध्यान दिया गया है। अवॉइड यानी कि बचना, यानी अपशिष्ट सृजन से बचना। इसके तहत डिजाइन संबंधी निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए जीवन चक्र का विश्लेषण किया जाए। साथ ही कम निर्माण सामग्री का उपयोग करने से सामग्रियों की बचत के लिए संसाधन दक्ष निर्माण कार्य पर बल देना, परिवहन से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए स्थानीय मूल्य श्रृंखलाएं विकसित करना, पुनर्चक्रण और फिर से उपयोग के चक्रीय दृष्टिकोण को अपनाना। वहीं शिफ्ट के तहत जैव आधारित निर्माण सामग्री की ओर शिफ्ट करने पर ध्यान दिया गया है। इसमें कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों के लिए आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना, इसके अलावा जैव आधारित सामग्रियों के लिए मानक और प्रमाणन जारी करना तथा वैकल्पिक सामग्रियों के उपयोग को मुख्य धारा में लाकर ये शिफ्ट यानी कि संक्रमणशील परिवर्तन को किया जा सकता है। और तीसरा मैकेनिज्म है इम्प्रूव यानी सुधार। तो बिल्डिंग मटेरियल में हम सुधार किस तरीके से कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं पारंपरिक भवन निर्माण सामग्री और प्रक्रियाओं में सुधार करके। इसके लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रक्रिया संबंधी नवाचार पर बल देने की जरूरत है। साथ ही नए के बदले द्वितीयक और अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करना चाहिए और ऊर्जा आपूर्ति का विकार्बनीकरण करना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में। भारत ने श्रीलंका से तमिल लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को निभाने का आग्रह किया। भारत की ये प्रतिक्रिया संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त OHCHR कार्यालय द्वारा जारी प्रमोटिंग रिकॉन्सिलिएशन, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन श्रीलंका रिपोर्ट पर आई है। इस रिपोर्ट में स्थानीय सरकार के गठन के लिए चुनाव कराने और 13वें संशोधन के तहत प्रांतीय परिषदों के पुनर्गठन में हुई देरी को रेखांकित किया गया है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि श्रीलंका में तमिलों का क्या मुद्दा है। आपको बता दें कि श्रीलंका में तमिल भारतीय मूल का हिंदू समुदाय है। श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी भाग में इनकी बहुलता है। वे बहुत पहले औपनिवेशिक काल के दौरान ही क्रमिक रूप से श्रीलंका में प्रवास कर गए थे। श्रीलंका के बहुसंख्यक बौद्ध समुदाय सिंगली और तमिलों के बीच अक्सर टकराव देखा जाता है। श्रीलंका में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार कई घटनाएं हुई, जैसे कि सैन्य प्रतिष्ठानों के विस्तार के लिए उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण किया गया, हिंदू स्थलों पर बौद्ध विरासतों को संरक्षण प्रदान किया जाना, इसके अलावा वन संरक्षण के अधिकारों में कटौती की गई। गृह युद्ध को समाप्त करने के क्रम में 1987 में भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। श्रीलंका के संविधान में 13वां संशोधन इसी समझौते का परिणाम है। संशोधन के तहत प्रांतीय परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया था और स्थानीय स्वशासन के साथ सत्ता की साझेदारी का आश्वासन दिया गया था। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवास, भूमि और पुलिस जैसे विषय प्रांतीय प्रशासन को सौंप दिए गए। और अब बात करते हैं भारत के ही दूसरे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान से आए 108 प्रवासियों को गुजरात में नागरिकता प्रदान की गई। वर्ष 2021 के गृह मंत्रालय के एक आदेश ने गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब राज्यों के कुछ जिलों के कलेक्टर्स को ये कार्य करने के लिए शक्तियां प्रदान की थी। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 और 6 के तहत भारत के नागरिक का पंजीकरण और धारा 6 के तहत देशीयकरण द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान करके उन्हें नागरिकता प्रदान की गई। ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित किसी भी व्यक्ति के संबंध में लागू है। कोई भी विदेशी नागरिक जो कि अवैध अप्रवासी नहीं है, वो देशीयकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वो सामान्यतः 12 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो। इसके अलावा आवेदन की तारीख से ठीक पहले 12 महीने की अवधि के दौरान भारत में रहा हो। इन 12 महीनों से पहले के 14 वर्षों में कुल मिलाकर 11 वर्ष भारत में रहा हो। नागरिकता अधिनियम 1955 की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट और भी कई पात्रताएं हैं। भारतीय नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीयकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता के लिए संवैधानिक प्रावधान संविधान के भाग 2 में उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 में इसके बारे में विस्तार से प्रावधान किया गया है कि संविधान लागू होने के बाद से कौन भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई भी प्रावधान करने का अधिकार देता है।
और अब बात करते हैं बहुचर्चित G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत ब्राजील ने अपना संयुक्त वक्तव्य जारी किया। वर्ष 2023 ब्राजील और भारत के बीच कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ सहित इब्सा मंच की 20वीं वर्षगांठ का भी प्रतीक है। संयुक्त वक्तव्य में प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई। दोनों देशों ने G4 और L69 के फ्रेमवर्क पर मिलकर कार्य करने का फैसला किया है। G4 में ब्राजील, भारत, जापान और जर्मनी शामिल हैं। ये समूह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करने की मांग कर रहा है। L69 समूह में अफ्रीका महाद्वीप, लैटिन अमेरिका, कैरिबियाई, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देश शामिल हैं। ये समूह भी UNSC में सुधार करने का समर्थन करता है। इस अवसर पर ब्राजील ने 2028-29 के कार्यकाल के लिए UNSC की अस्थायी सीट पर भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। दोनों देश ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस यानी GBA के संस्थापक सदस्य हैं। GBA बायोफ्यूल को अपनाने में सुविधा प्रदान करेगा। भारत ने बेसिक समूह की ब्राजील की अध्यक्षता का स्वागत किया है। इसके अलावा भारत ने 2025 में UNFCCC के 30वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP30 के लिए ब्राजील की अध्यक्षता का भी समर्थन किया है। बेसिक समूह में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन शामिल हैं। दोनों देशों ने अपनी आर्थिक साझेदारी की पूर्ण क्षमता का लाभ उठाने की मंशा प्रकट की। इसके लिए दोनों देश ब्राजील की मर्कोसुर गुट की अध्यक्षता के दौरान भारत मर्कोसुर तरजीही व्यापार समझौते यानी PTA के विस्तार के लिए मिलकर कार्य करने पर सहमत हुए हैं। इसके अलावा इस संयुक्त वक्तव्य में ये भी कहा गया है, आपको बता दें कि मर्कोसुर एक आर्थिक और राजनीतिक गुट है। इसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे शामिल है। इसके अलावा इस संयुक्त वक्तव्य में ये भी कहा गया है कि निजी क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए इंडिया ब्राजील बिजनेस फोरम की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। दोनों देशों ने दुनिया के अन्य देशों में ISA और CDRI की साझेदारी में संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ाने पर भी सहमति प्रकट की है। ISA का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और CDRI यानी कि आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन। और अब बात करते हैं रीग्लोबलाइजेशन, सुरक्षित, समावेशी और संधारणीय भविष्य के लिए रीग्लोबलाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने विश्व व्यापार रिपोर्ट 2023 जारी की है। इस रिपोर्ट में 2 बातों पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया है। कैसे रीग्लोबलाइजेशन वैश्विक चुनौतियों का समाधान प्रदान कर सकता है। साथ ही इस रिपोर्ट में व्यापार में बाधा आने या विखंडन से संबंधित जोखिम का भी आकलन किया गया है। रीग्लोबलाइजेशन एक अवधारणा है जो राष्ट्रों के बीच नए और बेहतर तरीके से परस्पर जुड़ाव, सहयोग और व्यापार पर केंद्रित है। हालिया संकटों जैसे कि कोविड-19 महामारी, यूक्रेन युद्ध आदि ने इस धारणा को बढ़ावा दिया है कि वैश्वीकरण के कारण देशों को अत्यधिक जोखिम झेलना पड़ा है। और आइए अब जानते हैं रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं के बारे में। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीबी और असमानता को कम करने के लिए रीग्लोबलाइजेशन की जरूरत है। भारत में 1994 से 2005 के दौरान सेवाओं में वृद्धि से हेडकाउंट पॉवर्टी रेट में लगभग 1.5 अंकों की कमी देखी गई है। इसके अलावा पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए भी रीग्लोबलाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित नीतियों के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय जरूरी है। ये कार्य अंतर्राष्ट्रीय समन्वय के तहत ज्ञान के प्रसार को संभव बनाकर और इकोनॉमी ऑफ स्केल की सहायता से लागत को कम करके किया जा सकता है। वर्ष 1990 और 2010 के बीच भारत की उत्सर्जन तीव्रता काफी कम हुई है। ये कम दक्ष कंपनियों की बजाय अधिक दक्ष कंपनियों को संसाधन प्रदान करने से हुआ है। वहीं व्यापार पर सुरक्षा संबंधी चिंताओं का प्रभाव भी है। व्यापार नीति में सुरक्षा के नजरिए से रीशोरिंग और फ्रेंडशोरिंग को शामिल करने से व्यापार में कई बाधाएं पैदा हो सकती हैं। रीशोरिंग का मतलब है माल के उत्पादन और विनिर्माण को कंपनी के मूल देश में वापस लौटाने की प्रक्रिया, और फ्रेंडशोरिंग एक बढ़ती व्यापार प्रथा है जहां आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क राजनीतिक और आर्थिक सहयोगी माने जाने वाले देशों पर केंद्रित हैं। इसके अलावा देशों के बीच व्यापार को लेकर परस्पर निर्भरता और सहयोग की स्थिति संघर्ष की संभावना को कम करती है तथा आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाती है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कर्मयोगी मंच iGOT कर्मयोगी ने नीति आयोग के साथ साझेदारी में आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम को समर्पित एक नया क्यूरेटेड कलेक्शन लॉन्च किया है। iGOT एक व्यापक ऑनलाइन मंच है। ये सिविल सेवा अधिकारियों को उनकी क्षमता निर्माण के प्रयासों में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस मंच को भूमिका, गतिविधियों और दक्षताओं के फ्रेमवर्क पर प्रतिरूपित यानी मॉडल्ड कंटेंट के रूप में एक जीवंत और विश्व
विश्व स्तरीय मार्केट प्लेस के रूप में विकसित करने की कल्पना की गई है। iGOT को मिशन कर्मयोगी के तहत लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य सिविल सेवा अधिकारियों की क्षमता निर्माण के माध्यम से शासन की दक्षता को बढ़ाना है। अगला टॉपिक है पूर्वी समुद्री गलियारा। पूर्वी समुद्री गलियारा के निर्माण की योजना को औपचारिक रूप देने के लिए सितंबर 2019 में भारत और रूस ने पूर्वी समुद्री गलियारा के आशय ज्ञापन यानी MOI पर हस्ताक्षर किए थे। इसे व्लादिवोस्टोक चेन्नई समुद्री गलियारे के रूप में भी जाना जाता है। इस गलियारे का महत्व इसलिए है क्योंकि इससे रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में भारत की संलग्नता में वृद्धि होगी। भारत में तेल और गैस शिपमेंट बढ़ेगा। समुद्र से होकर पूर्वोत्तर एशिया के साथ विविध व्यापारिक मार्ग विकसित होंगे। अगला टॉपिक है मोस्ट फेवर्ड नेशन। सरकार ने विश्व व्यापार संगठन में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मौजूदा विवादों को सुलझाने के लिए अमेरिका के कुछ उत्पादों पर मोस्ट फेवर्ड नेशन शुल्क के अलावा लगाए गए अन्य शुल्कों को वापस लिया है। मोस्ट फेवर्ड नेशन WTO का एक सिद्धांत है जिसके तहत कोई देश व्यापारिक साझेदारों के बीच भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि सभी व्यापारिक साझेदारों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाना चाहिए। WTO नियमों के तहत किसी देश के साथ हुए लाभकारी समझौते का लाभ उन सभी व्यापारिक साझेदारों को भी दिया जाना चाहिए जो WTO के सदस्य हैं। हालांकि इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे देश मुक्त व्यापार समझौते कर सकते हैं, विकासशील देशों को विशेष पहुंच की सुविधा दे सकते हैं। अगला टॉपिक है न्योमा एयरफील्ड। भारत के रक्षा मंत्री ने पूर्वी लद्दाख में न्योमा फाइटर एयरफील्ड की आधारशिला रखी है। सीमा सड़क संगठन न्योमा में भारत के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण करेगा। न्योमा गांव पेगोंगसो झील के दक्षिणी तट के करीब 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। न्योमा वास्तविक नियंत्रण रेखा से करीब 46 किलोमीटर दूर स्थित है। न्योमा एयरफील्ड का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये लद्दाख में हवाई अवसंरचना को बढ़ावा देगा और उत्तरी सीमा पर भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। इससे चीन की एंटी एक्सेस एरिया डिनायल यानी A2AD रणनीति से निपटने में मदद मिलेगी। A2AD के तहत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट्स और लंबी दूरी के रडार आदि की तैनाती की जाती है ताकि युद्ध के दौरान शत्रु की स्वतंत्र आवाजाही को अवरुद्ध किया जा सके। अगला टॉपिक है भोज आर्द्रभूमि। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने भोपाल में अपर लेक और आर्द्रभूमि के अन्य स्थलों पर क्रूज नौकाओं को चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही आर्द्रभूमि नियमावली 2017 के प्रावधानों के तहत नो डेवलपमेंट जोन यानी बफर जोन के भीतर निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है। भोज आर्द्रभूमि भोपाल मध्य प्रदेश को 2002 में रामसर स्थल नामित किया गया था। इसमें 2 मानव निर्मित जलाशय हैं। एक है अपर लेक जिसे भोजताल कहा जाता है और दूसरा है लोअर लेक। अपर लेक शहर के लिए पीने के पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अपर लेक की जैव विविधता बहुत समृद्ध है। इसमें विशेष रूप से स्थानीय और प्रवासी पक्षी, मैक्रोफाइट्स, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन आदि पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है किलाउआ ज्वालामुखी। अमेरिकी राज्य हवाई में किलाउआ ज्वालामुखी में फिर से उद्गार हुआ है। किलाउआ ज्वालामुखी को माउंट किलाउआ ज्वालामुखी भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित हवाई द्वीप पर स्थित है जो कि हवाई राज्य में पड़ता है। ज्वालामुखी भूपर्पटी में वो छिद्र या द्वार होता है जिससे होकर पिघली हुई शेल, गर्म शेल के टुकड़े और अन्य गर्म गैसें उद्गार के समय निकलते हैं। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी PM श्री योजना। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उत्तराखंड में 141 PM श्री स्कूलों की आधारशिला रखी। PM श्री केंद्र प्रायोजित योजना है। PM श्री के तहत स्थापित विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेंगे और अनुकरणीय विद्यालयों के रूप में कार्य करेंगे। साथ ही ये विद्यालय अपने आसपास के अन्य संस्थानों को भी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इस योजना की अवधि 2022-23 से 2026-27 तक है। PM श्री योजना के तहत केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को अपग्रेड करके 14,500 से ज्यादा PM श्री स्कूलों की स्थापना की जाएगी और प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक बच्चे के लर्निंग आउटकम्स पर इसके तहत ध्यान दिया जाएगा।
अगला टॉपिक है निपाह वायरस NIV। हाल ही में केरल में निपाह वायरस का प्रकोप देखा गया है। निपाह एक तरह का जूनोटिक वायरस है, यानी कि ये जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। साथ ही ये दूषित भोजन के सेवन से या फिर सीधे मानव से मानव के बीच भी फैल सकता है। इसकी पहचान पहली बार 1999 में मलेशिया में सुअर पालकों में की गई थी। टेरापोडिडे कुल के फलाहारी चमगादड़ निपाह वायरस के प्राकृतिक होस्ट हैं। इससे संक्रमित व्यक्ति या जानवर के लिए कोई इलाज या टीका उपलब्ध नहीं है। अगला टॉपिक है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी वंशानुगत बीमारियों का एक समूह है। ये बीमारी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में विशेष तंत्रिका कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। मोटर न्यूरॉन्स हाथ, पैर, चेहरे और शारीरिक ढांचे से जुड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। ये बीमारी मुख्य रूप से उत्परिवर्तित या मिसिंग जीन के कारण होती है, जिसे सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन जीन 1 यानी SMN1 के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। वर्ष 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 7 विषयों में 12 अग्रणी वैज्ञानिकों को प्रदान किए गए हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का नाम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के संस्थापक निदेशक के नाम पर रखा गया है। ये पुरस्कार 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये क्षेत्र हैं जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर, गृहीय विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा और भौतिक विज्ञान। इस पुरस्कार को पाने के लिए पात्रता ये है कि उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। पुरस्कार दिए जाने वाले वर्ष से पूर्व के 31 दिसंबर को 45 वर्ष की आयु से अधिक का नहीं होना चाहिए। भारत में कार्य कर रहे भारत के प्रवासी नागरिक और भारतीय मूल के व्यक्ति भी इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए और विजन IAS की पूरी टीम को अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।